पीठिका को आगे बढ़ाने के लिए आमंत्रित करता हूँ मुख्य समन्वयक श्री कृपाराम उपाध्याय जी को कि वे आएं और जो कुछ बिंदु हमारे इस महाधिवेशन के लिए हैं वे संक्षिप्त रूप में हमारी सभा के सामने रखें, जिससे कि उन बिंदुओं पर 2 दिन तक चर्चा हो सके। हमारे गुरु जी हमारे बीच में हैं और जिस मंच पर या जिस क्षेत्र में मैं खड़ा हूँ, हम भारत की बात करते आए हैं। मेरे को नेपाल के 18-19-55 निकलते हैं गुरुदेव। मैं सीधी बात पे इसलिए आया हूँ विवादन से हटकर कि मैंने हमारे आदरणीय रमन जी की एक चिंता देखी थी, तो जो अनुभव मुझे मिला और इसी मंच से मिला, इसी विक्रम विश्वविद्यालय से मिला, यहाँ पर एक कार्यक्रम में वो सारे पंचांगकर्ता पधारे थे, उनके साथ बैठने का अवसर मिला। सौभाग्य की बात है कि जिस ज्योतिष दिवस का उद्घोष और उसकी स्थापना का आह्वान इसी विक्रम यूनिवर्सिटी से डॉक्टर सर्वेश्वर शर्मा जी ने किया था, आज नेपाल में इसी गुड़ी पड़वा को पूरे नेपाल में ज्योतिष दिवस के रूप में मनाया जाता है। यहीं से शुरुआत है। दूसरी चीज, नेपाल के अंदर समस्त पंचांग निर्माताओं की एक सरकारी समिति है। कोई भी पंचांग निर्माता उस पंचांग समिति से अनुमति लेकर निर्धारण करता है और पूरे नेपाल के अंदर तिथि की गणना एक ही चलती है। ये अनिवार्य है वहां पर। यदि आप उस परमिशन को नहीं लेते हैं, उस अनुमति को नहीं लेते हैं, तो आपका पंचांग निर्माण अवैध समझा जाएगा। ये सब उन लोगों के साथ बैठकर सीखने का, सुनने का सौभाग्य मुझे डॉक्टर सर्वेश्वर शर्मा के कारण और इस विक्रम विश्वविद्यालय की बदौलत ये अवसर मिला, ये सौभाग्य मिला। और अगर कोई हल भारत में एक तिथि निर्माण का हो सकता है, तो हम मध्य प्रदेश से एक आह्वान कर सकते हैं, जो सक्षम है, जो इस आवाज को वहां तक ले जा सकते हैं। तो हमें एक मध्य प्रदेश पंचांग निर्माण समिति की आवश्यकता है, ताकि हम कम से कम मध्य प्रदेश के पंचांगकर्ता एक मत होकर एक जगह से अपनी तिथियों का निर्धारण ले सकें। ये मैंने अपने अनुभव को यहाँ साझा किया है और जो निष्कर्ष मैंने निकाला है, सौभाग्य है मेरा, यहाँ सारे ज्योतिषी बैठे हुए हैं और शायद इसमें से 85-95% मुझे परिचित है। मैं भारत देश विदेश के करीब करीब 480 सम्मेलनों को अटेंड कर चुका हूँ, 400 में बोल चुका हूँ। ये प्रश्न निरंतर गुरुदेव हमको मिलता है कि तिथियों का निर्धारण गलत है, सिस्टम गलत है। तो ये बिल्कुल कहीं ना कहीं एक छोटी सी बात है जो हमारे किसी न किसी प्रशासनिक कार्रवाई की इंतजार कर रही है। यदि इस पर कोई भी प्रशासनिक संस्था अपना थोड़ा सा प्रभाव डाल दे, तो ये समस्या ही समाप्त हो सकती है, जैसे नेपाल में हो चुकी है। ये 2 चीजें विक्रम विश्वविद्यालय से पूरे नेपाल के ज्योतिषकर्ताओं ने सीखी है, लेकिन हम यहीं खड़े होकर इस समस्या को कई वर्षों से झेल रहे हैं। जहां भारत से जाके नेपाल में एक मत हो गया, लेकिन हम निरंतर इस कष्ट को सहन कर रहे हैं। हमको सुनने को मिलता है कि ज्योतिषी 2 तिथियां करते हैं। कुछ गणनाओं का अभाव है, तिथि तो एक ही रहती है, लेकिन हम कुछ गलत प्रमाण देकर कुछ तरीकों को नहीं समझ पा रहे पंचांग को, इसलिए हम उसमें कहीं ना कहीं छोटी सी त्रुटि कर रहे हैं। बहुत बड़ी गलती नहीं है, ये बहुत छोटी सी त्रुटि है। अगर इसको समझ लिया जाए या इस पर कंट्रोल किया जाए, तो निश्चित ही इसमें सुधार हो सकता है। जैसे तिथियां, रामनवमी दोपहर के काल में यदि तिथि 1 प्रहर पहले रही है, तो रामनवमी उस तिथि को मानना चाहिए, ये शास्त्रोक्त बात है। लेकिन कभी कभी हम उदया तिथि हमारे रट गई है, हमारे जनमानस में एक भ्रांति रट गई है, जिसको हम कह देते हैं उदया तिथि, उदय काल में आ गई। लेकिन कितने समय तक उदय काल में रही,
ये भी शायद मुझे लगता है कि 60% पंचांगकर्ता इसको सही मापदंड नहीं दे पा रहे हैं, उसका निर्धारण नहीं कर रहे हैं कितने प्रहर तक रहनी चाहिए, हमारे सिद्धांत क्या कहते हैं। यहाँ भी कुछ गड़बड़ियाँ हैं जो हम पंचांगकर्ता आपस में बैठ के इसको समझें तो शायद हमारे आदरणीय रमन जी की ये चिंता समाप्त हो सकती है। इस ओर हम सभी कदम बढ़ाएं और कोशिश करें कि कुछ पंचांग के गणितीय विद्वानों को कहीं न कहीं एक जगह बिठाकर एक समिति का निर्धारण हो और उसमें हमारी सरकार को सम्मिलित किया जाए और उस संरक्षण में कहीं न कहीं पंचांगों पर एक अंकुश की आवश्यकता है। इस आवाज़ को यदि हम शासन प्रशासन तक पहुंचा सकें तो ये हमारा जो कष्ट होता है बार बार सुनने को कि क्या है आपका धर्म, आपके निर्धारण गलत हैं, आप 2-2 तिथियां मनाते हैं, आपका कोई संतुष्ट गणित नहीं है, ये सुनने को नहीं मिलेगा। और मुझे लगता है कि मुझे और ज़्यादा ज्योतिष पे बोलने की आवश्यकता भी नहीं है। मुझे तो मैं बोलना भी नहीं चाहता था क्योंकि मुझे तो एक ही खुशी है कि विक्रम विश्वविद्यालय के आयोजन के लिए हमारे एक छोटे से आह्वान पर हमारे भारतवर्ष के जाने माने विद्वान, ऐसा नहीं है। देखिए एक चीज़ है, सूर्य को हम देखते हैं, हम सूर्य को सबसे बड़ा तारा मान बैठते हैं, लेकिन रोहिणी उससे कई हजार गुना बड़ा है, जिसे हम नक्षत्री मानते हैं, छोटा आकलन करते हैं, कई हजार गुना बड़ा है। तो ऐसे ही विद्वान कई बार जो हमको सामने दिख रहा है, मैं यहाँ खड़े होकर बोल रहा हूँ तो हमारे साथी लोग, हमारे विद्वान आदरणीय ये समझ रहे हो कि मैं विद्वान हूँ, बड़ा विद्वान हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। विद्वान विद्वान ही होता है, चाहे वो मंच पर बैठा हो, चाहे वो यहाँ पर खड़ा हो और चाहे सबसे पीछे बैठकर एक विद्यार्थी की तरह सुन रहा हो, क्योंकि ज्ञान 70 वर्ष की उम्र में भी विद्यार्थी बनाए रखता है। कभी विद्वान ना बड़ा होता है न छोटा होता है, क्योंकि ज्ञानी का तीसरा शब्द मैंने नहीं सुना, या तो ज्ञानी होता है और या फिर अज्ञानी होता है। बीच का शायद मुझे सुनने में नहीं आया किसी विद्वान ने यदि तीसरा शब्द सुना हो। एक अल्पज्ञानी सुनते हैं, लेकिन है तो वो भी ज्ञानी, है तो वो भी ज्ञानी, क्योंकि अल्प ज्ञान तो है। पंच तत्व का ज्ञान जिसको हो उसे हम अज्ञानी नहीं कह सकते। और पंच तत्व का ज्ञान एक 5 वर्ष के बच्चे को होता है, काड़ी जलाकर दिखाइए वो डर जाता है, वो अग्नि के कार्य को जानता है, शीतलता से डरता है, हवा तेज चलती है तो घर में छुप जाता है। मतलब पंच तत्वों का क्या प्रभाव है ये जो जानता है उसे हम अज्ञानी नहीं कह सकते। इसलिए हमारे आह्वान पर पधारे हुए यहाँ पर समस्त पूर्ण ज्ञानी है, और पूर्ण ज्ञानी तो कभी बनते ही नहीं है, हमारी नज़र में तो है। सभी ज्ञानियों को मैं हृदय से सादर प्रणाम करता हूँ और अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। धन्यवाद।